हेलो स्टूडेंट्स, मैं जित्रांशु गौड़ स्वागत करता हूं आपका 360 डिग्री यू एजुकेशन पे। अभी एमपी पुलिस की एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनके रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं, ठीक है। और जीके के क्वेश्चन के लिए मैं आपकी अलग से क्लास बना दूंगा। आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो मंदसौर जिले के जो लोग हैं वो दलोदा में हमारी कोचिंग युवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को ऑफलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें। और ये जो पेपर बता रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है, इसकी ज़रूरत इसलिए लगती है क्योंकि अपने को पता चलना चाहिए ना कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार का है। तो पैटर्न के आधार पे ही अपन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो और दूसरी क्लासें भी जो मैं आपकी बहुत जल्दी चालू करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन। मैं जो आपको करवाने वाला हूँ अभी, जो पुलिस कांस्टेबल 2017 की जो भर्ती हुई थी उसमें 19 अगस्त 2017 का पेपर मैं आज आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। ये जो पहली शिफ्ट हुई थी वो पहली शिफ्ट का पेपर मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। तो पहला ही क्वेश्चन अपना बनता है रीजनिंग से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अपना DEMAND को डिमांड को जो है DNAMED लिख से तथा सप्लाई को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो क्वांटिटी को किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपने को कोशिश करना है कि क्वेश्चन बिना लिखे अपना काम हो जाए, ठीक है। तो आप डिमांड और इसमें आप जो कोड है इनमें आप लॉजिक ढूंढोगे। तो इसमें आज जब आपने लॉजिक देखा तो किस प्रकार का लॉजिक बनेगा? देखो, ये भी डी है और ये भी डी है, तो क्या ऐसा हो रहा है क्या यहाँ पर कि ये भी एस है और ये भी एस है? यहाँ पर तो वाई है, ठीक है। हाँ, लेकिन वाई है जो ये आगे वाले और वाई ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो हो सकता है ये दोनों डी भी यहाँ पर मैच हो रहे हो, ठीक है। तो लॉजिक यहाँ पर मिल रहा है इस प्रकार का कि जो डिमांड है, ठीक है, DEMAND, इसको उसने उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है, DNAMED। देखो आप यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला है, ये जहाँ पर फर्स्ट में आ गया, ठीक है, और सेकंड लास्ट का सेकंड आ गया। इसी प्रकार से देखो आप सप्लाई में भी मैच कर लो। एस जो है फर्स्ट का कहाँ पर चला गया? लास्ट में चला गया, ठीक है। वाई जो लास्ट में है वो कहाँ पर आ गया? फर्स्ट में आ गया, ठीक है। तो क्वांटिटी में भी अपन चेक करेंगे कि क्यू जो है ये कहाँ पर जाएगा, ये सबसे आगे, ये कहाँ पर जाएगा? सबसे पीछे जाएगा। तो मैच करो, चारों ऑप्शन में मैच करो आप। क्यू जो पीछे चला गया, ठीक है, ये अभी आगे है तो ये कहाँ जाएगा? आगे तो आ नहीं सकता, तो ये कहाँ पर जाएगा? पीछे जाएगा। तो चारों ऑप्शन में कहाँ कौन सा ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जिसमें क्यू पीछे हो, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या करेंगे? दूसरा ऑप्शन तो अपन यहाँ पर हटा ही देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि इसमें जो है लास्ट में यू आ रहा है, ठीक है। क्यू के बाद ये तो तीनों ऑप्शन में क्यू आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। क्यू के बाद क्या आना चाहिए? क्यू के बाद यू आना चाहिए, ठीक है। तो यू देखो आप, यू कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? यू केवल फर्स्ट वाला ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए अपना पहला वाला ऑप्शन ही अपना राइट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा समझदारी से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आप या तो लिखोगे, करोगे, फिर इसमें ऑप्शन ढूंढोगे तो आपका गलत होने के ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करना कि आप कोडिंग डिकोडिंग में जो लॉजिक लगा के जो भी आप आंसर ढूंढो तो उसको पीछे से ढूंढो, ठीक है, क्योंकि अधिकतर चांस होते हैं कि पीछे से ही अपने को क्वेश्चन का सोल्यूशन जल्दी पता चल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है बोर्ड। बोर्ड को क्या लिखा जाता है? ERDUG, ठीक है। अब देखो इसको भी उंगलियों पे करने की कोशिश करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन में आपको कोडिंग डिकोडिंग की केवल उंगलियों पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। बोर्ड को ERDUG लिखा है, तो बी से बना है अपना ई, ठीक है। तो बी से ई किस प्रकार बना होगा? बी के बीच में दो लोग और आए थे, सी और डी, ठीक है। तो सी और डी को इसने हटा दिया और क्या लिखा है इसने? ई लिखा है, ठीक है। ओ, ये जो आपका लिखा हुआ है ओ, ठीक है, कहाँ पर है? ये रह गया आपका ओ, ठीक है। ओ से बना है अपना आर, ठीक है। ओ से क्या बना है अपना? ओ से जो है अपना आर बना है, ठीक है। तो ओ के बाद फिर दो लोगों को खा गया, ओ के बाद पी और क्यू को खत्म हो गया, क्या आया? आर आया। इसी प्रकार से ए के बाद सी और डी, ए के बाद बी और सी चला गया और क्या आया? डी आया, ठीक है। बोर्ड का ये जो आर है, ठीक है, आर के बाद एस और टी चला गया और क्या आया? अपना यू आया, ठीक है। उसके बाद क्या है? डी के ई और एफ चला गया और क्या आया? जी आया, ठीक है। तो FKDLU को कैसे कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो वही ऑप्शन मैच करना, आप पीछे से भी मैच कर सकते हो और आगे से भी मैच कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सभी आगे वाले में सभी ऑप्शन अलग है, तो अपन आगे से ही मैच करेंगे। पीछे देखो यहाँ पर 2 बार जी मिल रहा है, इसलिए पीछे से मैच नहीं करेंगे अपन, आगे से ही मैच करेंगे, ठीक है। क्या है? एफ के बाद 2 आपको छोड़ना है, जी और एच आपने छोड़ दिया तो क्या आएगा अपना आई। तो आई किस ऑप्शन में आ रहा है? आई जो है अपना सबसे लास्ट वाला ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए अपना लास्ट वाला यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन अपना गणित का है।
ये है अपना प्रोबेबिलिटी से संबंधित। ठीक है, सीता, गीता और मीता एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्या है? क्रमशः 60%, 40% और 20% है। क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगी और मीता उत्तीर्ण नहीं होगी? ठीक है, देखो इसमें एक छोटी सी मैं आपको बात समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पर 3/5। ठीक है, ये किसी के पास होने की प्रायिकता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो आप कि 5 लोग थे। ठीक है, मतलब 5 नंबर का पेपर आया था, उसमें से आपने 3 सही करे, तो गलत कितने करे होंगे? सिंपल सी बात है, आपने 2 गलत करे होंगे। तो 2 गलत करे आपने, किस में से 2 गलत करे? आपने 5 में से 2 गलत करे। तो ये काई की प्रायिकता हो गई? आपकी फेल होने की प्रायिकता हुई। ठीक है, तो पास फेल की प्रायिकता अपन इसी प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं अपन सीधे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। जैसे आपका लिखा हुआ 1/5 है। ठीक है, ये अगर पास होने की प्रायिकता है तो फेल होने की प्रायिकता कितनी होगी? 5 लोगों में से अगर एक आदमी पास हो जाता है, या फिर ऐसा कुछ सोच लो आप कि 5 में से अगर एक फेल हो जाता है तो बाकी कितने पास होते हैं? 4 पास होते हैं। तो 4/5 क्या है? पास न होने की प्रायिकता। ये अगर पास होने की प्रायिकता है तो 4/5 पास न होने की प्रायिकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन में 3 लोग हैं। कौन कौन है? सीता, गीता और मीता। तो ये तो है अपनी सीता, ये है अपनी गीता और ये है मीता। अब क्या बात आती है? बात आती है कि इनके पास उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, मतलब ये जो मैं लिखने वाला हूँ, ये काय की प्रायिकता लिखने वाला हूँ मैं? आपकी पास होने की प्रायिकता लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो पास होने की प्रायिकता कितनी है अपनी? 60%। ठीक है, 40% और 20%, ये अपनी क्या है? पास होने की प्रायिकता है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यार यहाँ पर तो कोई बटन नहीं आया, कोई फ्रैक्शन नहीं आया, यहाँ कोई भिन्न नहीं आई, तो मैं किस प्रकार से पास न होने की प्रायिकता बता दूँ? ठीक है, अगर प्रतिशत में ये पास होने की, अगर 20% पास होने की प्रायिकता है, मतलब 80% पास न होने की प्रायिकता है। ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी बना सकते हो, या फिर इसको चेंज करके भी आप इसका फ्रैक्शन बना सकते हो। तो फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे अपन? फ्रैक्शन बनाने का सीधा तरीका है, प्रतिशत हटाओ और बटे में क्या लगा दो? 100 लगा दिया। ठीक है, प्रतिशत हटाया और बटे में क्या लगाया अपन ने? 100 लगाया। ठीक है, यहाँ पर भी प्रतिशत हटाया और बटे में क्या लगाया? 100 लगाया। ठीक है, तो फ्रैक्शन में चेंज हुआ तो काय से काटोगे आप इसको? 20 से काटोगे, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। ये काय की प्रायिकता लिख रहे हैं अपन? पास होने की ही लिख रहे हैं। ठीक है, और 20 दूना कितना? 40 और वही 20 पंजे 100, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100। ये तो काय की प्रायिकता आ गई अपनी? पास होने की प्रायिकता आ गई। तो फेल होने की प्रायिकता कितनी है? ठीक है, इसकी फेल होने की प्रायिकता कितनी हुई? 2/5 हुई। पास होने की अगर 3/5 है तो फेल होने की 2/5। पास होने की अगर 2/5 है तो फेल होने की 3/5 है। पास होने की अगर 1/5 है पास होने की, ठीक है, तो फेल होने की कितनी है? 4/5 है। ठीक है, अब यहाँ तक तो अपन ने अपना काम कर चुके हैं, यहाँ तक अपन ने अपना काम कर लिया है। अब ये जो पीछे वाली जो बात है, इसका काम अपने को करना बाकी है। यहीं से अपना जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है, ये तो अपने को सिंपल करना है, हर क्वेश्चन में करना होता है। क्या प्रायिकता है कि, ठीक है, अब अपने को प्रायिकता निकालनी है। क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता, सीता गीता कौन? आगे वाले, ठीक है, सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होना मतलब सीता को भी उत्तीर्ण करना है, तो ये उत्तीर्ण वाला डाटा उठाओ इसका। ठीक है, सीता को भी आपको उत्तीर्ण करना है, तो सीता 3/5, ये उत्तीर्ण होगी सीता। ठीक है, अब बात क्या है? सीता और गीता, गीता को भी आपको उत्तीर्ण करना है, तो गीता को उत्तीर्ण करना है तो उत्तीर्ण की प्रायिकता उठाओ 2/5 इंटू, अगली बात इसने चेंज कर चुका है। ये अब क्या क्या बोला है इसने? मीता उत्तीर्ण नहीं होगी, तो ये क्या है? मीता उत्तीर्ण होगी। तो क्या मैं इसको 1/5 लिख दूँ क्या? ये अगर मैं इस प्रकार से करूँगा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है यहाँ पर? मीता को उत्तीर्ण नहीं करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? ये तो उत्तीर्ण होने की, 5 में से एक उत्तीर्ण होने की, तो अनुत्तीर्ण होने की कितनी है? 4/5 है। ये अपना काई में क्या पूरा फ्रैक्शन में आ गया है, इसको आपको काई में कन्वर्ट करना है, आपको इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करा था? अभी पीछे से हटा के नीचे लगाया था, तो ये फ्रैक्शन बन गया था। अब नीचे से हटा के कहाँ लगा दो? उसको पीछे लगा दो, तो वापस आपका प्रतिशत बन जाएगा। तो काटो इसको, 5 कितना? 5 से काट लो इसको। ठीक है, 5 दूना 10 और 5 चौक 20, या फिर आप ऐसे भी काट सकते हो, 5 5 25 दोनों का गुणा करके और 25 चौक 100, इस प्रकार से भी आप काट सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो बाकी बचा हुआ, 4 चौक 16, 16 दूना 32 और 32 तिया कितना अपना? देखो 32 तिया निकालना है आपका, तो 30 तिया कितना? 90 और 2 तिया कितना? 6, 90 और 6 कितना? 96, मतलब 96/5। ठीक है, इसको सोल्व करो आप आगे। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 5 चौक 5 एकम कितना? 5। अब कितना बचा यहाँ पर? 4 बचा, तो 5 9 45, आपका 19 वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, तो 19 वाला कौन सा ऑप्शन है अपना? ये जो है अपना चौथा वाला ऑप्शन है, या तो अपना
चौथा वाला ऑप्शन ही राइट होगा। देखो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप जब 5 एकम 5 करोगे तो आपको ऑप्शन पता चल जाएगा। ठीक है, देखो सभी ऑप्शन की जो डिजिट है वो अलग है। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इसी महीने में कितने रविवार होंगे, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, रीजनिंग का, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को तो आप कर ही लेना। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं वापस अगली क्लास में आपको बता दूंगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर नहीं भी आता है, अगर वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन भी हो जाता है तो इसका भी मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है, जून 2006 की बात हो रही है, काय की बात हो रही है, जून 2006 की बात हो रही है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, फरवरी 2006 या 2008 की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रख के सोल्व करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लुप्त संख्या चुनकर खाली स्थान को आपको क्या करना है, भरना है। तो देखो एक सीरीज ये जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रीजनिंग का पार्ट होती है। ठीक है, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपकी सीरीज़ के बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपन देखते हैं पहला ही क्वेश्चन। तो सीरीज़ जो है देखो छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं कि सीरीज़ का मतलब होता है श्रृंखला, मतलब एक सीधी सीधी लाइन चलना चाहिए। अगर 1 2 3 4 5 आया तो अगला नंबर 6 ही आना चाहिए। अगर 2 4 6 8 आया तो अगला नंबर 10 आना चाहिए। सीरीज़ मतलब एक जैसा चलना। ठीक है, अब ये वर्बल भी होती है, नॉन वर्बल भी होती है। ठीक, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा। तो देखिए अपन सीरीज में अपन देखते हैं जहाँ यहाँ पर कि क्या है, 2 8 3 27 और 4। ठीक है, अब 2 के बाद सीधा 8 आ गया, 8 के बाद 3 आ गया। ठीक है, जब कभी भी ऐसा हो कैसा, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या आ गया, मतलब कुछ तो ये चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है। कैसे चल रहा है, अल्टरनेट, मतलब एक के बाद एक, हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, अगर एक छोटा और एक बड़ा फिर एक छोटा एक बड़ा अगर आज आ जाएगा, अगर सीरीज बढ़ नहीं रही है, सीरीज कम ज़्यादा होती रह रही है, इसका मतलब ये अल्टरनेट मामला चल रहा है। ठीक है, देखो 2 के बाद अल्टरनेट अगर मैं चलूँगा तो कितना आया अपना, 3 आया। यहाँ से अगर मैं 2 के बाद चलूँगा तो कितना आया, 3 आया। 3 के बाद कितना आया अपना, 4 आया। ठीक है, अगला कितना आएगा अपना, 5 आएगा। लेकिन अगला थोड़ी पूछाएगा अपने को 4 के बाद वाला पूछा है, तो 4 के बाद तो 5 आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में। ठीक है, और ऑप्शन में भी नहीं, तो इस इधर अपन ध्यान अपना डाइवर्ट नहीं करेंगे अपन। अगली ये वाला तो काम अपना हो गया। ठीक है, अब 8 आया और 27 आया, तो अगला क्या आएगा। ठीक है, तो देखो 2 के बाद अगर 8 आया है और 27 आया है तो 2 और 8 का कुछ तो रिलेशन होगा और 3 और 27 का कुछ भी रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे कि 2 और 8 का कुछ रिलेशन, मतलब 2 का अगर आप क्यूब करोगे या फिर 2 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 आएगा। इसी प्रकार 3 इंटू 3 करोगे कितना आएगा, 27 आएगा आपका, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर ये। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 4 आ गया आपने, यहाँ पर क्या लिखा है आपने, ये जो 4 लिखा हुआ है, तो 4 के बाद क्या आएगा, मतलब 4 इंटू 4 मतलब 4 का क्यूब कितना अपना, 4 चौक 16 और 16 चौक कितना अपना 64 अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सीरीज़ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें सीरीज़ क्या हो रही है, इसमें सीरीज़ जो है कम हो रही है। ठीक है, उसमें कम ज़्यादा हो रही थी, अल्टरनेट हो रही थी। इसमें सीरीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश करो। देखो अब जब कभी आपको लगता है कि आप बड़े से छोटे की तरफ नहीं आ सकते हो, ठीक है, तो आप छोटे से बड़े की तरफ चल जाना। आपको लग रहा है कि 324 से 108 आने में टाइम लग रहा है या फिर 108 से 36 आने में टाइम लग रहा है, तो आप छोटे से बड़े तरफ चल जाओ। ठीक है, तो छोटे से बड़े कैसे जाएंगे अपन, यहाँ पर 12 है, 12 से 36 गए, तो 12 से 36 कैसे हुआ, 12 का पहाड़ा बोलो, क्या 12 के पहाड़े में 36 आता है, 12 1 12 12 दून 24 12 तिया 36, मतलब 12 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। क्या मैं 36 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 108 आएगा, तो 36 में 3 का मल्टीप्लाई कैसे, वही 36 किससे मिलके बना हुआ है, 36 जो अपना मिलके बना हुआ है 30 और 6 से बना हुआ है। आपको क्या करना है, इसमें 30 और 6 से मिलके बना हुआ 36 कंप्लीट। अब बोला है, अब आपको इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना, तो 3 दिया कितना 9, मतलब 90 ये, प्लस 6 दिया कितना 18, तो 90 और 18 कितना 108, मतलब अपनी बात कुछ बनी है। ठीक है, 12 से 36 हुआ, मतलब 12 तिया 36 और 36 तिया 108, और
इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो 100 दिया कितना 300 और 8 दिया कितना 24, मतलब सीरीज अब मेरे को अपन को समझ में आ चुकी है। मतलब जो खाली स्थान होगा उस खाली स्थान में मैं 3 का गुणा करूँगा तो कितना आना चाहिए, मेरा 12 आना चाहिए। तो क्या मैं 16 में 3 का गुणा करूँगा तो 12 तो आ ही नहीं सकता, 8 में करूँगा तो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर कौन सा अपना ऑप्शन राइट होगा, ये जो अपना तीसरा वाला ऑप्शन, जो 4 वाला ऑप्शन है, ये अपना राइट होगा। क्योंकि जब मैं 4 में 3 का गुणा करूँगा तभी 12 आएगा, और 12 में 3 का गुणा करूँगा तभी अपना कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन भी अपना यही श्रृंखला का है। श्रृंखला में आप थोड़ा सा इसको आगे करने की कोशिश करो। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पहचान में आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से याद करा होगा इन चीज़ों को, तो आप देखते ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। ठीक है, जैसे रीजनिंग पढ़ने से पहले, मैथ्स पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे 1 से 20 तक पहाड़े हुए। ठीक है, 1 से 10 तक पहाड़े भी चलेंगे। ठीक, 1 से 20 तक पहाड़े हुए, उसके अलावा क्यूब हुआ, स्क्वायर हुआ। ठीक है, कुछ छोटे a+b a-b के जो फॉर्मूले होते हैं अलजेब्रा के, वो फॉर्मूले हुए। ठीक है, ये चीज़ें अगर आप याद करोगे तो आपके सामने लिखी होगी तो आपको तुरंत दिख जाएगी वो। ठीक, अब लिखा हुआ है आपके पास 1, 4, 9 और 16, ऐसा आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ें दिख जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अपन ने इसको याद करा है। ठीक है, क्या याद करा था अपन ने याद करा था स्क्वायर याद करा था। ठीक है, जैसे कि जब मैं 1 का स्क्वायर लिखता हूँ तो कितना आएगा, मेरा 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर मतलब 1 × 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, और 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 25, 6 का स्क्वायर मतलब 36। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने याद करी थी, सभी ने याद करी होगी। तो ठीक है, फर्स्ट में तो ये चीज़ें अपने को याद हो जाती है, तो ये चीज़ दिखने लगती है। तो देखो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका आपका जो श्रृंखला का जो अगला वाला होगा वो क्या होगा, अपना 25 में अपना ऑप्शन वाला 25 वाला अपना ऑप्शन राइट होगा। तो 25 आ रहा है, पहले ही ऑप्शन में अपना 25 आ रहा है, तो 25 को आप आंखें बंद करके लगा देना। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का सवाल आ चुका है। ठीक है, अगर अपन बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ये आपको लगभग 3 से 4 या फिर 5 नंबर भी आपको दिला सकता है एमपी पुलिस में। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को कंप्लीट बिल्कुल पूरा अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है, मैं जो हूँ रीजनिंग की क्लास और गणित की क्लास भी बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, तो इसमें आपको बहुत अच्छा तरीका इसको सोल्व करने का मैं आपको बहुत जल्दी बता दूँगा। ठीक है, तो ये वाले जो सवाल होते हैं ये लगभग हर एग्ज़ाम में, आप एमपी पुलिस की कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, लगभग 3 से 4 सवाल आपको इस टाइप के पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला ही सवाल है अपना, सभी कागज़ चादर है। ठीक है, सभी कागज़ जो क्या है, चादर है। तो देखो, इसमें कथन निष्कर्ष में क्या होता है, पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, पहले आपको डायग्राम बनाना सीखना पड़ता है। इसके पहले एक चैप्टर और होता है वेन डायग्राम का, उसको आपको अगर आप सीख लोगे तो आपको डायग्राम बनाना और भी अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है इसमें, सभी कागज़ चादर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसलिए आपको करने में समस्या होगी अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो मैं आपको इसको करवा देता हूँ। सभी कागज़ क्या है, चादर है। तो मैं बात कर लेता हूँ सभी कागज़ की। ये तो क्या है, सभी कागज़ है। ठीक है, जो ब्लू कलर के ये सभी क्या है, इसको मैं कागज़ लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगला क्या है, सभी कागज़। देखो मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि मैं अब उधर से पढ़ाना आपको स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इधर से मेरा लिखने में हाथ उल्टा जा रहा है और इधर से मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि मैंने उधर ऑप्शन डाल रखे हैं। तो अगली स्लाइड जब बनेगी तो मैं आप इसमें जो ऑप्शन है आपके साइड में चेंज कर दूँगा। ठीक है, अगला बोला है अपना, पहला बोला था अपना क्या, सभी कागज़ चादर है। अब क्या बोला, ये तो सभी कागज़ हो गए, ये सभी कागज़ जितने भी कागज़ थे ये कौन है, चादर है। ठीक है, सभी कागज़ कौन है, चादर है। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि दुनिया के जितने भी कागज़ है वो कौन है, चादर है। ठीक है, ये दुनिया के जितने भी कागज़ वो मैंने सबको यहाँ पे ला के रख दिया। ठीक है, अब बात दूसरी बोल चुका है कि सभी कागज़ जितने भी कागज़ थे वो कौन है, चादर है। ये जितने भी कागज़ है दुनिया के, जितने भी कागज़ है उनको क्या बोल दिया मैंने, चादर बोल दिया। चादर को भी चादर ही बोल रहा हूँ और कागज़ को भी मैं कागज़ ही बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ पड़ा हुआ है मैं बोल रहा हूँ शाम को क्या ओढ़ के सोता हूँ, तो कागज़ ओढ़ के सोता हूँ। ठीक है, जितने भी कागज़ हैं उन सबको क्या बोल दिया मैंने, चादर बोल दिया। ठीक है, अब बोला सभी चादर पुस्तक है। ठीक है, मैं लिखता काय पे हूँ, तो मैं चादर पे लिखता हूँ, क्योंकि मैंने सभी कागज़ को तो मैं क्या बोल चुका हूँ, चादर बोल चुका हूँ। ठीक है, अब क्या बोला है, सभी चादर पुस्तक है। तो ये जितनी भी चादर थी,
ठीक है, जितनी भी चादर थी ये कौन है, पुस्तक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, सभी कागज, जितने भी दुनिया के कागज है वो चादर है, और जितनी भी दुनिया की चादरें हैं वो कौन है, पुस्तक है। मतलब मैं क्या ओढ़ के सोता हूँ, मैं पुस्तक ओढ़ के सोता हूँ। ठीक है, अब मैं किस पे लिखता हूँ, तो मैं चादर पे लिखता हूँ, और चादर को मैंने क्या बोल दिया वापस से, पुस्तक बोल दिया है। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं अब किस पे लिखता हूँ, मैं लिखता किस पे हूँ, मैं कागज पे लिखता था, लेकिन उसको मैंने चादर बोल दिया है। अब मैं चादर पे भी लिख रहा था, उसको भी मैंने क्या बोला है, मैंने पुस्तक बोला है। ठीक है, तो मैं किस पे लिख रहा हूँ, पुस्तक पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना एक डायग्राम आपको बनाना समझ में आ चुका होगा। ये जो सिंपल एक डायग्राम का जो इस टाइप का जो डायग्राम है आपको बनाना समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब इसके पे निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष बोला है आपने को, क्या सभी कागज पुस्तक है, तो दुनिया के क्या सभी कागज पुस्तक है। देखो ये जो दुनिया के सभी कागज है वो तो चादर थे, और सभी चादर कौन है, पुस्तक है। मतलब सभी कागज भी कौन हुए, पुस्तक हुए। मतलब जो पहला निष्कर्ष है ये तो आपका क्या करता है, अनुसरण करता है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष बोला है क्या सभी पुस्तक कागज है, तो देखो आप जितनी भी पुस्तक है क्या वो सभी कागज के अंदर आ रही है, क्या आ रही है, क्या जितनी भी पुस्तक है वो कागज के अंदर आ रही है क्या। इसमें लिखा हुआ है सभी पुस्तक कागज है, क्या ऐसा हो रहा है क्या कि जितनी भी पुस्तक है वो कागज के अंदर नहीं आ रही है, वो कागज के बाहर आ रही है। ठीक है, लेकिन तो अपना ये वाला जो निष्कर्ष होगा ये क्या होगा, अपना गलत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन जो सवाल है कथन निष्कर्ष है कि इसको अपने को सोल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़े। तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, सभी खंबे दीवार हैं और सभी दीवार घर है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सभी पेंटिंग ड्राइंग है और कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा इसका टाइप चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। क्या बोला है कि सभी पेंटिंग ड्राइंग है और कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। तो इसका डायग्राम आप किस प्रकार से बनाओगे कि सभी पेंटिंग ड्राइंग है, तो वही बात है, सीधी सी वही कागज़ और पुस्तक वाली चादर वाली बात होगी कि जितनी भी पेंटिंग है ये कौन है, ये क्या है, ड्राइंग है। ठीक है, जितनी भी पेंटिंग है ये क्या है, ये सारी ड्राइंग है। पेंटिंग में अंदर लिख देता हूँ और ड्राइंग में यहाँ पे लिख देता हूँ कि सभी पेंटिंग मेरी ड्राइंग है। अब क्या बोला है कि कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, मतलब तस्वीर का तो मामला अलग ही चल रहा है। ठीक है, कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। ठीक है, अगर मान लो मैं तस्वीर इधर अंदर कहीं भी बना देता तो ड्राइंग और तस्वीर का रिलेशन आ जाता। कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, तो मैं तस्वीर को थोड़ा सा अलग ही लिख देता हूँ। ठीक है, मैं टी से दर्शा रहा हूँ तस्वीर को। अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं अपन कि कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। तो देखो अगर ड्राइंग का तस्वीर से कोई रिलेशन नहीं होगा तो पेंटिंग का तस्वीर से कैसे रिलेशन होगा। ठीक है, अगर ड्राइंग इस तस्वीर और ड्राइंग के बीच में दूरियाँ है तो पेंटिंग और तस्वीर के बीच में भी तो दूरी होगी। ठीक है, क्योंकि ये इसी के अंदर है, ये जहाँ जाएगा वो वहाँ पर पेंटिंग आएगी। ठीक है, क्योंकि ये पेंटिंग के अंदर ही चल रहा है मामला। अब बोला है मतलब पहला जो निष्कर्ष है क्या बोलता है अपना, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। तो सीधी सी बात है, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, तो इसने सही बोला। इसका जो निष्कर्ष है ये सही निकला, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यह निष्कर्ष तो आपने सही बोला बिल्कुल। अब अगली बात क्या बोली उसने कि कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, तो कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, सीधी सी बात है, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है। मतलब ये वाला निष्कर्ष भी अपना राइट है, जो उसने आपने बात बोली है वो बात आपने सही बोली है, इसलिए दोनों निष्कर्ष आपके सही है। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आएगा कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि कुछ लड़के पेंच है और सभी पेंच नट हैं। ठीक है, कुछ लड़के पेंच हैं और सभी पेंच नट हैं। तो कुछ लड़के पेंच हैं, तो कुछ लड़के जो है पेंच है। इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं। कुछ लड़के पेंच हैं, तो ये तो कुछ लड़के हैं, ये क्या है, पेंच है। ठीक है, अब सभी लड़के पेंच नहीं है। ठीक है, अगर सभी लड़के पेंच होते तो ये सभी लड़के काहे के अंदर आ जाते हैं, पेंच के अंदर आ जाते हैं। अब उसने क्या बोला है, कुछ लड़के पेंच है। तो वो जो लड़के हैं ये जो इतने ये जो पूरे लड़कों का जो ग्रुप है, इसमें जो इतने जो लड़के हैं, ये जो पेंच के अंदर आ रहे हैं, ये इतने लड़के जो हैं ये कौन है, लड़के भी है और पेंच भी है। ठीक है, तो कुछ लड़के पेंच है, ये कौन है, ये केवल लड़के हैं, और ये कौन है, ये केवल पेंच है। ठीक है, और सभी पेंच नट है, जितनी भी पेंच है वो कौन है, नट है। तो अब इस पेंच जितनी भी है वो कौन है, नट है। तो मैं गोला कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा,
कि सभी पेंच कौन है, नट है। ठीक है, इस प्रकार से गोला बनाना कि जितनी भी पेंच है वो कौन है, नट है। अब निष्कर्ष क्या बोला है इसने, निष्कर्ष बोला है इसने कि कुछ लड़के नट हैं। तो देखो नट की बात होगी, सभी पेंच नट है, तो कुछ लड़के नट हैं। तो देखो लड़के कुछ नट है क्या, देखो ये जो लड़के आ रहे थे कुछ, ये नट के अंदर भी आ रहे हैं, कुछ लड़के नट हो रहे हैं, मतलब आपकी पहली वाली बात राइट है। ठीक है, मतलब पहला निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है। ठीक है, आपका पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब दूसरा निष्कर्ष क्या बोल रहा है आपका, कि सभी नट लड़के हैं। क्या सभी नट, जितने भी नट है, क्या ये सभी इस लड़के के अंदर आ रहे हैं क्या, देखो इन नट को उठा के अगर मैं लड़के के अंदर डाल दूं तो होगा सभी नट जो है वो लड़के हो जाए। ठीक है, क्या ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। मतलब आपका दूसरा निष्कर्ष तो आपने गलत बोल रहे हो आप, कि सभी नट लड़के हैं, कहाँ है, नहीं है, कोई भी लड़का नट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लड़के नट हैं। ठीक है, मतलब आपका निष्कर्ष कहने का मतलब है, आपका जो निष्कर्ष आप बोल रहे हो वो निष्कर्ष आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, सभी नट लड़के हैं, ये आप गलत बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं रहा है यहाँ पे इस डायग्राम में। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, केवल आपका पहला निष्कर्ष आपका अनुसरण करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ठीक है, एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही श्रृंखला वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको सुधार देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आप क्या है, आपको कुछ संख्याएं दी हुई है, इसमें से कुछ एक विषम है। ठीक है, उसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, विषम है इसका मतलब वो वाला विषम नहीं है। ठीक है, जो ऐसे तो अगर आप देखोगे तो इसमें 2-3 संख्या विषम है। ठीक है, 15 भी विषम है, 51 भी विषम है, 71 भी विषम है, वो वाली बात नहीं हो रही है। एक संख्या विषम में मतलब भिन्न है। ठीक है, अलग है, अलग टाइप की हो। ठीक है, तो 24, 33, 60, 71, 51 और 15, इसमें क्या विषम हो सकता है। ठीक है, 5 से काट के देख लो आप, 60 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा। 3 से काट के देख लो आप। ठीक है, तो 3 से काटोगे आप तो 51 भी कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा, 33 भी कट जाएगा, 60 भी कट जाएगा। ठीक है, 2 से काट के देख लो आप, तो 2 में भी 2 संख्या ऐसी कट जाएगी। ऐसी कुछ अकेली संख्या ढूंढनी है जो थोड़ी सी अलग हो। ठीक है, अब अकेली संख्या क्या हो सकती है इसमें देखोगे अगर आप, तो 24 जो है वो 12 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 33 जो है वो 11 के पहाड़े में आता है, 60 जो है वो 2 के पहाड़े में भी आता है, 30 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, 71 ये तो किसी के पहाड़े में नहीं आता। 51 जो है 17 के पहाड़े में आता है, 17 या 51 होता है, और 15 भी किसी न किसी के पहाड़े में आता है। तो ऐसा कौन आदमी है जो थोड़ा अलग जा रहा है, ऐसा कौन है, वो 71 जो है वो थोड़ा सा अलग जा रहा है, क्योंकि वो किसी के पहाड़े में नहीं आता। मतलब ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या है, इसके टुकड़े आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप किसी का भी भाग नहीं लगा सकते हो। अगर किसी का भी अगर आपने इसमें भाग लगाया तो आपका आंसर जो है वो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका श्रृंखला का क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानिए। देखिए बात श्रृंखला की ही हो रही है। ठीक है, ये जो बात है श्रृंखला की ही हो रही है। एक क्वेश्चन छूटा हुआ है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सोल्व कर लेना। 120, 99, 80, 63, 47 और 35। ठीक है, इसमें क्या है, एक क्रम उपस्थित, एक जो है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, तो गलत संयोजन को पहचानना है। देखिए श्रृंखला चल रही थी, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 लिखा, इसके बाद मैंने 4 लिखा, इसके बाद मैंने 6 लिखा, इसके बाद मैंने 8 लिखा, इसके बाद मैंने 9 लिखा और इसके बाद मैंने 12 लिखा। तो इसमें क्या गलत हो सकता है, देखो 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, तो 8 के बाद तो मेरा 10 आना था और 10 के बाद 12 आना था, तो 9 कहाँ से घुस गया बीच में। ठीक है, तो इस गलत आदमी को बाहर निकालना है पकड़ के इसमें से। ठीक है, तो क्या करोगे आप,
सिंपल सा। इसमें अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है तो आप एक क्या करना, इसमें अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो आप तुरंत जल्दी जल्दी इसमें क्या कर लेना, आप इसमें से जो है अंतर इनका निकाल लेना। तो जैसे कि 120 और 99 के बीच में कितना अंतर है, ठीक है, तो 120 और 99 के बीच में तुरंत अंतर देखो, तो 20 तो वो वाले और एक ये 99 वाला। देखो मैं इसको एक बार जल्दी से करके आपको बताता हूँ कि आप अगर वहाँ एग्ज़ाम में अगर आप डिस्टर्ब हो जाओ या फिर आप सोचने लग जाओ कि यार इसमें तो कोई लॉजिक नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं, कैसे निकालूँ, तो आप तुरंत इसका सिंपल सा करने का एक तरीका है, ट्रिक भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। देखिए ट्रिक तो कुछ होता नहीं है। 80, 63, 47 और 35, ठीक है। गलत संयोजन पहचानने की इससे अच्छी चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्या है, तुरंत आप इन दोनों के बीच में का डिफरेंस निकालो। तो कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में का डिफरेंस, 120 और 99 के बीच में का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो तुरंत देखो इसको निकालने की जरूरत। 120 में से आप 99 लिख के घटाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, ठीक है। देखो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में इतना नहीं सोचना है, ठीक है। इतना सोच के करोगे तो फिर कैसे करेंगे अपन आगे, आपने 50 क्वेश्चन भी नहीं होंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इतना नहीं करना है, आगे से 80 लिया 10 में से 9 गया, ऐसा नहीं करना है अपने को। घटाना ही है तो घटाना है, तो 100 को अपन ने टारगेट मान लो यहाँ पे, ठीक है। 100 को अपन ने क्या मान लिया यहाँ पर, अपना टारगेट मान लिया, ठीक है। अब देखो 100 से कितने ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, और 100 से कितने कम है, 1 कम है। मतलब आपको 100 जाने में कितना लगेगा, 1 लगेगा, और वहाँ से आगे चलोगे तो कितना आ गया, 20। मतलब कितना अंतर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो अपना अंतर हो रहा है वो अपना 21 का अंतर हो रहा है। जब आप इसमें 21 जोड़ोगे तभी तो आपका 120 आएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतर देख लो तुरंत, तो देखो इन दोनों के बीच में अंतर 80 के बाद 90, 90 के बाद 9, 99 हो गया, ठीक है। तो कितना जोड़ा अपना, 80 के बाद 80 और 10 90, और 90 के बाद कितना जोड़ा अपन ने, 9 जोड़ा। मतलब यहाँ पर कितना आया इनका अंतर, 19 आया, 21 आया, 19 आया, ठीक है। अब अगला आया अपना कितना, 80 और 63 के बीच में तुरंत अंतर निकालना है, ठीक है। तो 63 से 70 जाओ आप, 63 से 70 जाने में आपको कितना लगा, 63 से 70 जाने में आपको 7 लगा, ठीक है। और 70 से 80 जाने में कितना लगा आपको, 10 लगा। मतलब 7 और 10 कितना हुआ, 7 और 10 अपना हुआ 17। इन दोनों के बीच में तुरंत अंतर देखो, ठीक है। पहले आप 50 पे जाओ, ठीक है, पहले 50 पे जाओ, तो 50 पे जाने में कितना लगा यहाँ पर, 3, ठीक है। तो 3 तो ये वाले 50 तक आने के लिए, और इसमें 60 तक जाओ तो 3 इसमें से निकाल लो, तो 3 और 3 कितने हो गए अपने 6, ठीक है। तो 60 और 50 आ गया बीच में दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, 10 का। 10 और 6 कितना अपना, देखो आप इसको 50, गड़बड़ हो रही है कुछ, सत्रह, 16 आ रहा है, 3 और 3 6 और 20 का 10, 16 आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला अंतर निकालो आप दोनों यहाँ पर, तो 35 के बाद 40 पे आओ इसमें, तो 35 से 40 आने में कितना लगा आपको, 5 लगा, ठीक है। 5 तो ये वाले, 35 से 40 आने में 5 लगा, फिर 50 गए, तो 50 तो जाना ही नहीं, अपने को 7 ही जाना है, तो 5 और 7 कितना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब देखो इसमें क्या डिस्टर्ब हो रहा है आपको अभी पता चलेगा। 12 से 16 हुआ, 16 से 17 हुआ, 17 से 18 19 हुआ, 19 से 20 21 हुआ, ठीक है, डबल डिफरेंस। तो 12 से 16 हुआ, इसमें क्या समस्या आ रही है, 15 हुआ, यहाँ पर 2 ही आ रहे थे, ठीक है, 3 नहीं आया, यहाँ पर 2 ही होगा, इसलिए 16 ना होकर 15 था, क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही निकला था। 47 से 50 जाने में अपने को कितना लग रहा था, 2 ही लग रहा था, ठीक है। तो 12 से कितना हुआ, 15, 12 के बाद 13 14 15 3 बढ़े, ठीक है। 3 बढ़ने के बाद कितने बढ़े, 15 के बाद 16 17 2 बढ़े, 18 19 1 बढ़ा, और कितना वापिस से वही एक बीच में से एक आदमी गायब हो रहा है। 15 के बाद में 16 गायब हो रहा है, 17 आ रहा है, 18 गायब हो रहा है, 19 आ रहा है, 20 गायब हो रहा है, और 21 आ रहा है। तो गलती कहीं ना कहीं यहीं पर हुई होगी, ठीक है। तो वही गलती अपने को देखना है। तो 12 से 15 हुआ, 12 के बाद 13 14 और 15, ठीक है। 12 से कितना हुआ अपना, 15 हुआ। तो यहाँ पर तो 3 छूट गया है, तो आप देख लो आप यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12, मतलब 12 ही बड़े हैं। यहाँ पर कितने बड़े हैं, 15 बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 47 है, इस 47 की अगर जगह में 48 होता, यहाँ पर कितना होता, 48 होता, ठीक है। कितना होता, 48 होता। तो कितने बढ़ते यहाँ पर, 12 नहीं बढ़ते, यहाँ पर कितने बढ़ते, 13 बढ़ते, ठीक है। तो जो 2 लोगों के बीच में डिफरेंस आ रहा था, किसका किसका रहा, 12 के बाद 13 14, ये जो 2 लोगों का डिफरेंस आ रहा था ये अपना यहाँ पर खत्म हो जाता। तो और किसका डिफरेंस आने लग गया, आप केवल यहाँ पर केवल 14 का डिफरेंस आने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अपना जो क्या है 12 का डिफरेंस आ रहा है, ये जो 47 है, 47 को अगर मैं 48 कर दूँ तो अपना ये डिफरेंस कितने का हो जाएगा, अपना 13 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखो HIJK, अगला क्या आना चाहिए? एल आना चाहिए, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में है एल। ठीक है, अगला क्या आना चाहिए? एल आना चाहिए। दो ऑप्शन कहाँ पे? और चलो इसको सोल्व करते हैं अपन, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन, दो ऑप्शन इसमें शायद हाइड हो चुके हैं नीचे। ठीक है, अगली बार देखेंगे कुछ होगा ऑप्शन, लेकिन इसमें पहला ही ऑप्शन अपना राइट आ रहा है, इसलिए अगले ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है अपने को। ठीक है, एच का मिरर बनाओ। एच को अगर आप कांच में देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको? एच जैसा ही दिखेगा। आई को कांच में देखोगे तो आई जैसा दिखेगा। जे को अगर आप कांच में देखोगे, ये जो अपना क्या है जे है, जे को अगर आपने कांच लगा लिया इधर, उसको कांच में देखा तो जे किस तरह का बनेगा? ये जे इधर बनेगा। ठीक है, तो जे का मिरर बना कितना? कौन सा? यही जे। के का मिरर क्या बना? के का मिरर बन रहा है क्या? देखो ये बना अपना के का मिरर। ठीक है, अगला क्या आएगा अपना? एल। तो इस एल का मिरर जब आप बनाओगे, ठीक है, मिरर इमेज जब आप इसका बनाओगे तो किस प्रकार से बनेगा? ये इस प्रकार से बनेगा। तो यही अपना पहला ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए हमने अगले ऑप्शन की जरूरत है ही नहीं। गणित का क्वेश्चन शुरू हो चुका है। ठीक है, मतलब ये जो है अपना, इसमें 3 पार्ट में पेपर होता है। पहले रीजनिंग जीके मिक्स आता है, उसके बाद गणित आती है, अंक गणित आती है। मतलब ये जो सिलेबस होता है एमपी पुलिस का, वो साला थोड़ा गड़बड़ी रहता है। ठीक है, एसएससी की एग्ज़ाम बहुत अच्छी होती है, इसमें पता तो चलता है अपने को कि 25 नंबर का ये आ रहा है, 25 नंबर का वो आ रहा है। 25 नंबर, जैसे 25 नंबर की मैथ आ रही है, 25 नंबर रीजनिंग आ रही है, 25 का जीके जीएस आ रहा है, और 25 का अपना हिंदी इंग्लिश आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको 3 पार्टीशन में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो तीनों का अलग अलग आपका सिलेबस बनेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, कहीं पर भी आपका जीके का क्वेश्चन घुस जाएगा, कहीं पर भी आपका करंट अफेयर आ जाएगा, और कहीं पर भी आपका जो है साइंस तो देखो लास्ट में आने वाला है। ठीक है, लास्ट में जो अपना है अर्थमेटिक और साइंस आएगा। ठीक है, 30 नंबर का दोनों मिला कर आएगा। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि साइंस के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या बोला है 750 रुपये को ABC के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर 5/2 और B/C बराबर 7/13। तो A को कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है, तो देखो A और B दिया हुआ और B और C दिया हुआ है। ठीक है, कितना कितना क्या क्या दिया हुआ है आपको? एक तो दिया हुआ है A और B, जो कि कितना है 5 और 2। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ आपको? B और C दिया है। तो B और C कितना है? B और C जो अपना है 7/13 है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो। ठीक है, यहाँ पर भी देखो और यहाँ पर भी देखो। क्या एक जैसे हो रहे क्या? दोनों हो ही नहीं रहे। दोनों एक जैसे कहाँ हो रहा है? ये 7 है और ये 2 है, तो इन दोनों को एक जैसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को एक जैसा कैसे करेंगे अपन? अगर मैं ABC लिखना चाहूँ, यहाँ पर क्या लिखना चाहूँ मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर A/B/C, तभी तो ये क्वेश्चन होगा। तो मैं कैसे लिखूँगा? 5 तो मैं लिख दूंगा, चलो मैंने मान लिया कि A जो अपने वैल्यू रखता है यहाँ पर 5 रखता है, लेकिन B कितनी रखता है? B तो मैं कन्फ्यूज में चला जाऊँगा। B 2 भी रखता है और B 7 भी रखता है, तो मैं क्या लिखूँ? ठीक है, तो बहुत सारी है, तो आप ऐसे कर सकते हो, उल्टा एन बना के कर सकते हो इसको। ठीक है, उल्टा एन बना के ही कर लेते हैं अभी जल्दी में अपन। ठीक है, इसका जो आप रेशियो प्रोपोर्शन का जो मैं आपको चैप्टर करवाऊँ हूँ मैथ्स में, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। ठीक है, तो उसमें आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ABC का आपको निकालना है रेशियो, तो सिंपल सा निकालना है, तो उल्टा एन बना लो आप यहाँ पर। ये हो गया उल्टा एन। तो देखो 7/5 कितना? 35 की, ये 7/5 35 का अपन ने 35 लिख दिया। ठीक है, तो ये तो किसका माना गया? अपना A का माना गया। B का निकालना है, तो देखो उल्टा एन, मतलब यहाँ से स्टार्ट करा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करा यहाँ पर, तो 7 दूना कितना? 14। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट कहाँ करेंगे? नीचे, तो 13 दूना कितना? 26। ठीक है, अब क्या बोला है? 750 रुपये को बांटना है आपको। तो 750 रुपये को मेरे को इस रेशियो में क्या करना है? मेरे को बांटना है। तो टोटल कितना बांटना है मेरे को? 750 बांटना है। ठीक, कितना बांटना है? 750 बांटना है, जिसमें A को अगर 35 रुपये मिलते हैं तो B को 14 मिलना चाहिए और C को कितना मिलना चाहिए? 26 मिलना चाहिए। तो आप देख लो आपके पास टोटल पैसे कितने हैं? आपके पास 750 रुपये हैं।
टोटल पैसे कितने हैं, 750 रुपये हैं। और आपके पास टोटल रेशियो भी कितना है, देख लो, टोटल रेशियो भी आपके पास कितना है, 35 और 14 और 26 अगर आप जोड़ोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, 6 और 4 30 और 40 बन जाएगा। ठीक है, ये कितना बनेगा आपका 40, 40 और 25 कितना आपका 75 बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल पैसे आपके पास कितने हैं, 75 है, और टोटल रेशियो आपके पास 750 है। टोटल रेशियो आपके पास कितना है, तीनों का रेशियो जो है अपना कितना है, तीनों का रेशियो अभी बताया था मैंने 75 अपना, तीनों का रेशियो मिला है टोटल। अब देखो ये पैसे हैं और ये रेशियो है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास रुपीज़ है और ये क्या है, रेशियो है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, रेशियो है। अब देखो क्या हुआ, रेशियो बराबर आप रखो रुपीज़ के। ठीक है, तो 75 बराबर आपको किसके रखना है, 750 के रखना है। तो एक की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो 75 से 75 एकम कितना, 75, और 1 जीरो का 1 जीरो लगा दूंगा, और 75 एकम 75 तो हुआ ही था। तो एक किसके बराबर वैल्यू लगता है यहाँ पर, एक जो है 10 के बराबर वैल्यू लगता है। तो क्या पूछा है इसमें, पूछा है कि ए को कितने रुपये मिलेंगे। तो एक अगर बराबर 10 है, ठीक, 1 रुपये में अगर 10 चॉकलेट आती है तो ए मतलब 35 रुपये में कितनी चॉकलेट आती होगी, 1 बराबर 10 है तो 35 बराबर कितना, सीधा सा 10 का गुणा इसमें कर दो आप, तो 350 अपना राइट आंसर होगा। देखो आप 350 ऑप्शन में आ रहा है आप मतलब अपना कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा, जो अपना 350 वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। साठ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार जो है वो 200 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है अपना दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। इससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो। तो क्वेश्चन क्या है अपना, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी। ठीक है, तो कार की स्पीड क्या है अपनी जो कार की स्पीड है वो 60 की स्पीड से चल रही है। मतलब 1 घंटे में कितनी चली जाएगी आपकी कार जो है 1 घंटे में 60 किलोमीटर चली जाएगी। ठीक है, 1 घंटे में कितनी चली जाएगी, 60 किलोमीटर चली जाएगी। तो चाल आपकी कितनी चल रही है, अभी 60 चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है। अब दूरी देखते हैं अपन। अब देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब किलोमीटर और प्रति घंटा, मतलब ये जो वैल्यू जा रही है समय की वैल्यू और किलोमीटर, दूरी और समय दोनों की वैल्यू अपने पास बड़ी बड़ी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दूरी है ये भी आपकी काय में होनी चाहिए, किलोमीटर में ही होनी चाहिए। आपको जाना कितना है, 200 मीटर जाना है। ठीक है, आपको जाना 200 मीटर है, तो आप ये जो 200 मीटर है इसको यहाँ पर नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि चाल जो है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मतलब जो किलोमीटर मतलब जो दूरी का जो मात्रक है वो किलोमीटर में आना चाहिए अपना, और समय का मात्रक आपका काय में आएगा, तो आपका समय का मात्रक जो है आपका 1 घंटे में आएगा या फिर हावर में आएगा। ठीक है, अब देखो जो दूरी में 200 लिखूँगा तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 200 क्यों नहीं लिखूँ मैं दूरी, अब यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 200 मीटर है। इसको जब आप किलोमीटर प्रति घंटा में जब आप इसको चेंज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो 200 मीटर है वो किसका हिस्सा है, 1 किलोमीटर का हिस्सा है। तो 1 किलोमीटर का आप भाग दो इसमें, मतलब 1000 मीटर का ही तो हिस्सा है 200 मीटर। तो जब आपने इसमें भाग दिया तो कितना आएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट आप कर दोगे यहाँ पर, और 2 एकम 2 और 2 पंजे कितना 10, ऐसा आप करोगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपना 1/5, और बटे वाला 5 को मैं खिसका के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इंटू कितना टाइम। ठीक है, अब सिंपल सा मैं एक काम करता हूँ, इस 5 इंटू टी में से इस टी को मैं उधर ले जाता हूँ और 60 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, इस टी को क्या करता हूँ मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ और 60 को यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। तो ये क्या सिचुएशन हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगी 1/60 इंटू 5। अभी कुछ गुणा भाग मत करना। ठीक है, तो यही अपना आंसर है। अब देखोगे आप तो मैच कर ही नहीं रहा है आंसर।
आंसर इसलिए मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये था किलोमीटर प्रति घंटा और ये क्या है, किलोमीटर है, और अपना आंसर भी काय में आया है, घंटे में आया है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में आया है अपना आंसर, आवर में आया है। और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है। तो मिनट में चेंज करने के लिए आप क्या करो, इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 60 से 60 कटेगा तो अपना क्या आंसर आएगा, 1/5 वाला अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। ठीक है, इसका तरीका कुछ और है करने का, लेकिन मैं आपको कुछ और तरीका आपको करने का बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है, सोचने वाला, लॉजिक वाला तरीका है बस। लेकिन इस तरीके से आप बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बड़ा वाला क्वेश्चन पूछे भी नहीं है, वो केवल आपको जो एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहा है, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए थोड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी अपना जो लेवल है वो इसी प्रकार से आने वाला है। ठीक है, जो मैं आपको 54 पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, इनमें आपको इससे ज़्यादा लेवल नहीं मिलने वाला है। बस 5 अंकों से विभाजित होने वाली, 3 अंकों से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। ठीक है, क्या है ऑप्शन, 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब 3 अंकों की संख्या की बात हो चुकी है। संख्या तो अंक से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 3 अंकों की संख्या जो है मेरी 100 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 3 अंकों की संख्या मेरी 100 से स्टार्ट होगी। तो 1 से लेके कहाँ तक गया, मैं 100 तक गया। ठीक है, 1 से लेके मैं 100 तक गया। उसके बाद 3 अंकों की संख्या कहाँ तक जा सकती है, क्या ये 3 अंकों की संख्या हुई, ये तो अपनी 4 अंकों की संख्या होगी। तो 3 अंकों की संख्या तो इससे पहले वाली रही होगी, मतलब कौन सी, 999। ठीक है, क्या रही होगी, अपनी पहले वाली रही होगी। तो देखो, मैं इसको आप ऐसा लिख लो कि मैंने यहाँ से 1 से 100 तक की गिनती मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, उसके बाद मैंने 101 से 200 तक की गिनती यहाँ पर लिख रखी है। उसके बाद मैंने 201 से 300 तक की गिनती यहाँ पर लिख रखी है। ठीक है, ऐसा कुछ आप मन में थोड़ा सोच लो। तो देखो, 1 से लेके मैं 100 तक, ठीक है, 1 से लेके मैं 100 तक कितनी संख्या ऐसी होगी जो 5 से विभाजित होगी। ठीक है, कितनी संख्या ऐसी होगी जो 5 से विभाजित होगी, 3 अंकों की होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 99 तो 2 अंकों का ही है, तो 3 अंकों का केवल कौन है, 100 है। तो यहाँ पर केवल 100 ही ऐसा है जो 5 से विभाजित होगा। बाकी इससे ऊपर जाओगे तो आप 2 अंकों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, 10 के बाद फिर 1 अंक की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से केवल इसी में भाग जाएगा। ठीक है, मतलब 5 के पहाड़े में केवल 100 ही आता है। ठीक है, इससे पहले 99 नहीं आता, 95 भी आता है, पर वो क्या है, वो 2 अंकों की संख्या। बात हो रही है अपने 3 अंकों की संख्या। अब देखो, आप 101 से कहाँ पर आओगे, आप 101 से आप आओगे 200 पे। ठीक है, तो इसमें कितनी संख्या मिलेगी आपको, एक तो मिलता है 5 और 10। ठीक है, 105 और 110, तो 2 तो ये हुए, इसे 2 2 2 2 करते आप 10 तक आओगे, मतलब 191 से 200 तक आओगे तो कितना मिल जाएगा आपको। देखो, 50 तक तो आपको कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 दाम 50 होता है, और 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 20 मिलेगा। ऐसा 20 20 20 20 चलता चलता कहाँ तक आएगा आपका, 1000 तक आ जाएगा। ठीक है, ये जो अपना 20 20 है, ये कहाँ तक आएगा अपना, चलते चलते 1000 तक आ जाएगा। मतलब ये जो 1 से लेके जो 10 तक है। ठीक है, अब इसको आप 1 से लेके 10 तक ऐसा सोच लो, क्या सोच लो आप इसको, 1 से लेके 10 तक। तो 10 बार मैं 20 लिख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 20 में 10 का गुणा करा तो अपना कितना, 200। ठीक है, लेकिन 10 नहीं लेना मेरे को, यहाँ पर कितना लेना, 9 ही लेना है। 9 क्यों लेना है, क्योंकि देखो पहला वाला जो था इसमें से तो अपन को 1 ही मिला ना, 1 ही मिला अपने को, बाकी 19 तो अपने को मिले नहीं है। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर केवल 9 ही लेता हूँ। तो 20 × 9 कितना, 180। 20 × 9 कितना अपना, 180। अब देखना क्या हुआ, ऊपर से तो केवल 1 ही लिया, तो इस 1 को मैं अभी रिजर्व रख लेता हूँ, 1 को मैं अभी रिजर्व रख लेता हूँ। और नीचे अपने को कितना मिला, यहाँ पर देखो, ये जो 20 है ये पूरे के पूरे 20 नहीं आने वाले। क्यों नहीं आने वाले, 20 इसलिए नहीं आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो 1000 है, ठीक है, ये ना तो 300 है, ना 400 है, ना 500 है। क्योंकि 300 400 500 कट रहे हैं, कट तो ये भी रहा है 5 से, लेकिन ये 4 अंकों का हो रहा है, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, 19। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, 19। यहाँ से मेरे को केवल कितना मिला, 19 मिला। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पर मेरे को कितना मिला, 19 मिला। और बाकी के बीच में जो 8 लोग थे, 8 ही बचे। अब तो ये ऊपर 100 वाला पोर्शन उधर चला गया, ये वाला पोर्शन इधर चला गया, तो बीच में कितने बचे, 8। तो 8, 20 का 8 में मल्टीप्लाई करो कितना, 160। और 160 और 20 ये वाले मिला लो, 19 और 1 20, तो कितना हो गया, 180। ठीक है, मतलब 9 बार आपको 20 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा आपका, 180। इसको थोड़ा सोचना, हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 743 का गुणा करना है आपको, किसमें 999 में करना है। आप गुणा करना है, ये सब अलग अलग तरीके हैं, गुणा तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन तरीका, अब इसमें क्या तरीका होगा अपना, 743 का गुणा करना है आपको, 999 में गुणा करना है। ठीक है, 743 से इसका 999 में गुणा करना है। अगर आपने क्लास देखी है तो मैं पहले बोल रहा था आपको कि आपको 10 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 102 में 2 का गुणा करोगे कितना आएगा, 204 आएगा। तो 102 किससे मिलके बना है, 102 जो अपना मिलके बना हुआ है वो 100 प्लस 2 से मिलके बना है। ठीक है, इसमें किसका गुणा करा आपने, 2 का गुणा करा, तो 200 तो ये वाले हो गए, ऐसे तो करा होगा आपने। ठीक है, सोचा तो आपने ऐसे ही होगा, तो 200 तो ये हो गए और 2 दूना 4 ये हो गए, तभी तो 204 हुआ। ठीक है, वही लॉजिक अपना यहाँ पर लग रहा है, पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर अपग्रेड कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें से ऐसा जो आदमी ढूंढो जो 1000 या 100 के पास हो, क्योंकि 1000 का गुणा करना आसान है, 100 का गुणा करना भी आसान है। ठीक है, तो 100 के पास तो कोई मिलने वाला नहीं है, तो 1000 के बिल्कुल पास कौन है अपना, 999। ठीक है, तो कौन है अपना 999, तो 743 तो ये वाले हुए, इनटू मैं कोष्टक बना देता हूँ यहाँ पर एक। ठीक है, एक कोष्टक मैंने यहाँ पर बना दिया। अब क्या हुआ, इस 999 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 1000 बना के लिखना है इसको। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1000 माइनस 1। ऐसा करूँगा तभी तो मेरा 999 आएगा। 1000 में से अगर मैं 1 को घटा दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 999 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने इसको कुछ इस प्रकार से लिख दिया। अब आगे अगर अपन बढ़ेंगे तो देखो ये जो इस कोष्टक के अंदर घुसेगा तो इससे भी इसका गुणा होगा और इससे भी इसका गुणा होगा, तो इसको कोष्टक के अंदर घुसा देते हैं। चलो अब यहाँ से मेरे कोष्टक के अंदर चला है, चलता चलता गया, तो सबसे पहले इसको कौन मिला, 1000 मिला। तो 1000 से जब इसका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आया, 1000 से मल्टीप्लाई करना सीधा आसान है, जितने बिंदी पीछे बस उतने बिंदी यहाँ पे लगा दो, ये हो गया 1000 से मल्टीप्लाई। 1 से मल्टीप्लाई करना और भी आसान है, तो 743 से कम कितना हुआ, 743 हुआ, घटा लो बस इसको। तो जब आप इसको घटाओगे 743 को तो कितना आएगा आपका, देख लो, यूनिट डिजिट से मैच करते हुए चलो जल्दी से ऑप्शन। तो 10 में से 3 गया तो अपना कितना आया, 7 आया। 10 में 3 गया तो कितना आया, 7 आया। देखो ऑप्शन, सभी ऑप्शन में 7 आ रहा है। और आगे बढ़ो फिर बचा कितना अपना 9। 9 में से 4 गया कितना आया, 5 आया। 9 में से 7 गया तो कितना आया, ये देखो ऑप्शन में आ रहा है, सभी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, दूसरे में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर क्या बचा अपना 9। 9 में से 7 गया तो कितना, 2 बचा। देखो ये भी लगभग सभी ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन नीचे वाले ऑप्शन में कन्फ्यूजन चलेगा। यहाँ पर कितना बचा, हासिल ली थी अपने, तो यहाँ पर कितना बचा अपना 2, 4 और 7। देखो 74, 22, 57 वाला अपना ऑप्शन राइट हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, आयु का अनुपात 9:4 है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 वर्ष होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखो आयु का क्वेश्चन, आयु के क्वेश्चन जो है इसका एक सिंपल सा एक ही लॉजिक है, एक ही डायग्राम है, उससे सारे क्वेश्चन आपके लगभग सोल्व हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन लगभग सोल्व हो जाएंगे। देखो मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि इस चैप्टर की अगर अपन बात करें, जो एज वाला जो चैप्टर है अपना, इस चैप्टर की अगर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ तो ये चैप्टर ऐसा है कि देखो अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि किसी ने आपको 10 से सिखाए होंगे। अगर आपको 10 से आते हैं तो आप शब्दों का क्रम अच्छा व्यवस्थित तरीके से जमाना सीख चुके होंगे। ठीक है, चलो एक उदाहरण और मैं आपको सामने लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको जब बचपन में आप बनाना सीखे होंगे तो इसी प्रकार से सीखे होंगे। ठीक है, एक ही डंडा इधर खींचना है, एक डंडा इधर खींचना है, एक डंडा इधर खींचना है, बस। तो यही आपका पूरा लास्ट तक बनेगा। ठीक है, चलो जैसे कि मैंने बोला है आपको घटाना है 80 में से, आपको कितना घटाना है, आपको 80 में से 56 घटाना है। तो बचपन में क्या करते थे, वही जो बचपन में सीखे वही आप यहीं पर करते हैं, या तो ससील को यहाँ पे लेते हैं या फिर यहाँ पे लेते हैं, तो दोनों तरफ से सीखते हैं। यहाँ से भी बच्चे सीखते हैं और यहाँ से भी सीखते हैं। मैंने तो यहाँ से सीखा था। ये जो 0 है तो 0 में से 6 तो जा ही नहीं रहा है, 0 में से 6 तो जा ही नहीं रहा है, तो क्या करता था मैं आगे से कम करके लाता था। ठीक है, तो एक पैटर्न बना हुआ है, तो इस पैटर्न को मैं जीवन भर तक चला रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप सभी भी ऐसा काम इसमें पड़ता है, तो इसमें भी कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। ठीक है,
इसमें भी कुछ ऐसे पैटर्न बनेंगे। बस इस पैटर्न के आधार पे ही आपका पूरा एज वाला क्वेश्चन आपका खत्म हो जाए, बस इस छोटे से पैटर्न के आधार पर। इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, बिल्कुल बच्चों वाली बात है, ठीक है। इस पैटर्न के आधार पर ही आपका पूरा एज खत्म हो जाएगी। आपकी एज खत्म नहीं हो जाएगी मतलब आपका पूरा एज वाला चैप्टर आपका इसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आपको ये जो एज है ये आपको आई बटन में मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो आई बटन दिख रहा है यहाँ पर, इस आई बटन पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मैं एज का चैप्टर डाल दूँगा, ठीक है। तो आप इसकी जो प्रोसेस है वो आप अच्छी तरीके से समझ लेना। मैं आपको एक बार यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो इसमें जो आपको टाइम मिलेगा वो 1.5 से 2 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा एमपी पुलिस में, ठीक है। तो इसमें आसानी से जल्दी जल्दी आप करोगे तो हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर अब इसमें सारे जो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इसका बेसिक भी बता रहा हूँ, मैं आपको ये डायग्राम भी बता रहा हूँ। तो अपने को उसमें थोड़ा सा टाइम लग भी रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा मत सोचना कि मेरे को क्वेश्चन पेपर सोल्व करने में इतना टाइम लग गया तो आप कैसे करोगे, ठीक है, मैं कैसे करूँगा, सर को तो इतना टाइम लग गया पेपर सोल्व करने में। तो देखो मैं इसको आपको डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना अगर मेरे को खुद को समझ के करना होता तो क्या है फटाफट कर ही रहे थे, ठीक है। समझाना भी तो है। तो क्या है अपना पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो देखो इसका डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम किस प्रकार से बनाना, ये तो लिख दिया मैंने पिता, और ये लिख दिया मैंने पुत्र, ठीक है। बस पिता सीधा सीधा चलेगा, पुत्र भी सीधा सीधा चलेगा। ये अपना डायग्राम पक्का हो गया। यहाँ पर 3 चीज़ें मैंने बताई थी आपको, 1 2 3, बस इसको फिल करना है, इसको फिल करना सीख जाओ। बस इन 3 चीज़ों को फिल करना अगर आप सीख गए तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। अब क्या बोला है इसमें तो कुछ चीज़ें मैं बता दूं आपको। ये तो अपना ये जो लाइन होगी ये काय की लाइन होगी, ये जो है अपनी वर्तमान की लाइन होगी, मतलब प्रेजेंट, मतलब अभी की लाइन होगी, ये वर्तमान जो अभी चल रहा है, ठीक है। अब छोटा सा काम इसमें आप करके देखो, आपकी आयु आप यहाँ पर रख के देखो, ठीक है। मान लो आप पुत्र हो तो आपकी आयु आप यहाँ पर रख के देखो, कितनी रखी है आपने, 19 साल आपने आपकी आयु यहाँ पर रख दी, ठीक है। अब वर्तमान से ऊपर क्या होता है, भूत, मतलब जो निकल चुका है। तो मैं लिखते लिखते तो नीचे आया हूँ, मतलब जो निकल चुका है वो क्या था, भूतकाल था, ठीक है। और आने वाला क्या काल है अपना, भविष्य काल है, ठीक है। इतनी बात तो कंप्लीट इसको लिख ही देता हूँ, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या फिर इसको नोट कर लेना, ठीक है। डायग्राम बस इतना सा डायग्राम है। ऊपर जाओगे तो क्या, जो ऊपर वाली जो आयु है वो काय में लिखोगे आप, भूत में लिखोगे, ठीक है। काय में लिखोगे, भूतकाल में लिखोगे। अब आपकी आयु, आप मान लिया कि आपकी आयु कितनी है, 19 है। तो मैं बोलता हूँ आपकी 3 साल पहले की आयु कितनी होगी, तो 19 में से 3 साल पहले की आयु कितनी होगी, तो 19 में से सीधी सी बात है 3 घटा दोगे। 19 में से क्या कर दोगे आप, 3 घटा दोगे। तो 19 में से जब आप 3 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 16, ठीक है। तो आपकी कितनी रही होगी आयु, 16। तो क्या 16 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या यहाँ पे, ये तो 3 साल बाद की आयु होगी मेरी, 22 वर्ष, ठीक है। तो आप कुछ चीज़ें आपको समझ में अभी आ चुकी होगी कि जब पूर्व की बात करेगा तो घटाना पड़ेगी, और जब बाद की बात करेगा तो आपको जोड़ना पड़ेगी। तो घटाओगे तो कहाँ लिखोगे, ऊपर, और जोड़ोगे तो कहाँ लिखोगे, नीचे, ठीक है। अब क्या बोला है, अब क्वेश्चन से चलते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन बोला है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9 और 4 है। इसको फिल कर लो। क्या फिल करा आपने, 9 फिल करा, मतलब यहाँ पर आपने क्या लिखा, 9, और ये लिखा 4। इनकी आयु का मैंने अनुपात लिखा। अभी क्या है, अनुपात है, ये आयु नहीं है, ये क्या है, अभी अनुपात है। 9 अनुपात 4। अगर पिता की आयु 9 होगी तो पुत्र की आयु क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। इस अनुपात में चलना है। पिता की आयु अगर 18 होगी तो पुत्र की आयु क्या होगी आपकी, 8 होगी, ठीक है। अब बोला है ऐसा कि 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 होगा। तो 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 होगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा करूँगा कि अनुपात में 5 को जोड़ दूंगा, ऐसा करूँगा कि अनुपात में 5 को जोड़ के मैं यहाँ पे 14 लिख दूंगा, इसमें 5 को जोड़ के 9 लिख दूंगा। अगर ऐसा करा तो गलत होगा। ऐसा क्यों नहीं कर सकता मैं, अब इसके मैं आपको जवाब दे ही देता हूँ कि अपना क्या हुआ, अनुपात है। अपना क्या है, कोई भी एक एज होगी इन दोनों की, ठीक है। मान लिया इन दोनों की एज कितनी होगी, 27, और 9 दिया 27 और 4 दिया 12, ये होगी इन दोनों की एज, ठीक है। तो अनुपात मतलब सबसे छोटी वैल्यू, इनको काट दिया मैंने। कैसे काटा मैंने, 3 से काटा, तो 3 9 27 और 3 चौक कितना, 12,
तो देखो 9 और 16 आ गया, सॉरी 9 और 4 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर ये भी तो हो सकती है 9 दूना 18 और 4 दूना 8। ठीक है, तो मैंने इसको 2 से काटा तो 2 नंबर 18, 2 से काटा तो आयु ये भी हो सकती है, आयु ये भी हो सकती है। यहाँ पर क्या है अपना ये अनुपात है, तो अनुपात में आप प्लस नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो बोला अपने को वही करना है। अभी क्या अनुपात दिया था, अनुपात मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब बोला है 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 होगा, तो 5 साल बाद में गया यहाँ पर, प्लस 5 साल करके मैं यहाँ पर गया। तो इन दोनों की जो भी आयु होगी, मैंने मान ली कुछ भी होगी इनकी आयु, इनका योग क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, 5 साल बाद इनकी आयु का योग 75 हो जाएगा। अब किसी तरह से मैं इस 75 को उठा के इसकी लाइन में ले आता हूँ, और इस 75 को जो भी मेरा आंसर जो भी आएगा मेरा यहाँ पर, उसको मैं क्या कर दूंगा 9 और 4 में बांट दूंगा। तो 75 को यहाँ लाने में मेरे को क्या लगा। ठीक है, अगर 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 होगा, ठीक है, तो 5 साल पहले इनकी आयु का योग कितना होगा, आ रहा है समझ में। 5 साल पहले इनकी आयु का योग कितना होगा, तो आज 75 हुआ है, इसकी भी 5 बड़ी होगी, इसकी भी 5 बड़ी होगी, तो जाके 75 हुई। ठीक है, तो अगर नहीं बढ़ती तो क्या होता, 5 इसकी भी नहीं बढ़ती और 5 इसकी भी नहीं बढ़ती, मतलब कितनी नहीं बढ़ती इसके अंदर जो मेरी 10 नहीं बढ़ती, क्योंकि 5 इसकी भी नहीं बढ़ती और 5 इसकी भी नहीं बढ़ती। तो क्या सिचुएशन होती, इन दोनों की आज की आयु का योग कितना होता, आज की आयु का योग इनका 65 ही होता। ठीक है, 5 साल ये बढ़ा, 5 साल ये बढ़ा, तभी तो 75 होगा। ठीक है, अब 9 अनुपात 4 है, इसको काय में बांटना है आपको, 65 में बांटना है। तो सिंपल सी बात है, 9 और 4 अपने पास टोटल कितना है, यहाँ पर 65 है, अनुपात में कितना है टोटल 9 और 4 13, 13 बराबर किसके 65 के। ठीक है, वही रेशियो बराबर एज के, 13 बराबर 65 के, तो 1 बराबर कितना 13 5 65, 1 बराबर अपना कितना आया 5 आया। बस 1 की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, तो आप पिता की आयु भी निकाल सकते हो, पुत्र की आयु भी निकाल सकते हो। पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता के साथ आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 5 कितना 45 अपना राइट आंसर है पहला वाला। ठीक है, कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर होगा। तो कितने रुपए को आप क्या मान लो 100 रुपये मान लो। कितने रुपए का 20% मान लिया मैंने, एक सम मत मानो, दूसरा कुछ मान लो, इतने रुपए। ठीक है, इतने रुपए का 100%, का मतलब क्या हुआ गुणा का 100%, सॉरी इतने रुपए का 20%। ठीक है, कितने रुपए का, तो इतने रुपए का 20%, तो 20 और जब प्रतिशत में हटा दूंगा तो नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा। इतने रुपए का 20% किसके बराबर है 400 के बराबर है। बस ये अपना आंसर। ठीक है, अब इसका मान निकालना, तो क्या करोगे आप 20 से काटोगे, 20 एकम 20 और 20 पंजे कितना 100। अब इसको अकेले को रखना है, बाकी सबको बराबर के इधर फेंक दो, तो ये 1/5 हो गया, तो 5 उड़ के कहाँ जाएगा ऊपर, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हुआ, अब इसका 1 से गुणा करोगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मान कितना हुआ अपना, इतने पैसे का मान अपना कितना हुआ 5 चौक 20 और 2 जीरो के 2 जीरो, 2000 रुपये अपने टोटल थे। 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाए तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर टाइम एंड वर्क। ठीक है, 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। तो आदमी कितने थे 12 आदमी थे। ठीक है, और काम जो है अपना कितने दिन में पूरा हुआ 9 दिन में पूरा हुआ। ठीक है, 12 मान लो एक आदमी एक दिन में एक काम भी करता होगा, तो 9 दिन तक उसने काम करा, तो टोटल काम अपना कितना हो गया, तो टोटल वर्क अपना जो यहाँ पर हुआ है वो कितना हुआ है 12 नेम कितना 108। टोटल वर्क जो है अपना कितना हो चुका है 108 हो चुका है। ठीक है, टोटल वर्क अपना कितना हुआ 12 आदमी अगर 9 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, टोटल का कुल काम कितना है 108 काम है। अब क्या बोला है, ऐसा समझ लो काम है अपने पास समोसे बनाने का। एक दिन में एक समोसा बनाओगे तो 9 दिन में कितने समोसे बनाएंगे 9 समोसे बनाएंगे। टोटल समोसे कितने बनाने हैं अपने को 108 समोसे बनाने हैं, और 12 आदमी हैं, एक ही एक समोसा बनाएंगे 9 दिन तक, तो 9 दिन में 12 आदमी मिलकर कितने बना लेंगे 108 समोसे बना लेंगे।
अब इस बात को थोड़ा साइड में रख के अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये काम तो अपन ने कर लिया है, 9 दिन में पूरा कर लिया। अब क्या बोला आगे, यहाँ से आगे क्या बोला है, 6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। अब 6 दिन तो काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी और जुड़े। हुआ क्या, 12 आदमी काम कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने 6 दिन तक ही काम किया। 12 आदमी ने कितने दिन तक काम किया, 6 दिन तक ही काम किया, ठीक है। तो 12 × 6 करा मैंने, 12 6 कितना, 72। अब मैंने ऐसा क्यों करा, इसका भी जवाब मैं आपको देता हूँ। 12 आदमियों ने कितने दिन तक काम करा, 6 दिन तक ये काम करा। टोटल वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भी, टोटल वर्क अपना 108 समोसे आपको बनाने हैं, ठीक है। हुआ क्या कि 12 आदमी थे। आप ऐसा सोचो कि एक आदमी एक समोसा बनाता है, ठीक है। एक आदमी रोज़ एक समोसा बनाता है, तो एक दिन में कितने समोसे बन रहे हैं, अभी 12 समोसे बन रहे हैं। तो 6 दिन तक इन 12 ही समोसे बनाने वालों ने 6 दिन तक काम करा, तो 12 से कितना, 72 समोसे अपने बन चुके हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, 72 समोसे अपने बन चुके हैं। तो 72 समोसे तो अपने बन चुके थे, ठीक। टोटल आपको कितने बनाने हैं, 108 बनाने हैं। तो 72 समोसे बन चुके, तो बचे कितने, जब आप इसको निकालोगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 8 में से 2 गया तो कितना, 6, और 10 में से 7 गया तो 3। अब समोसे बनाना कितना है आपको, केवल आपको 36 समोसे बनाना है। कितने समोसे बनाना है आपको, केवल 36 समोसे बनाना है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि उसके बाद 6 आदमी और जुड़ गए। तो 12 आदमी तो टोटल थे पहले, अब 6 आदमी और आ गए तो कितने हो गए, ये टोटल 18 आदमी हो गए, ठीक है। तो बचा हुआ काम कितना है अपना, बचा हुआ काम अपना 36 समोसों का है। और अब अपने पास आदमी भी बढ़ चुके हैं, कितने हो गए अपने पास आदमी, 18 आदमी हो चुके हैं। तो कितने दिन लगेंगे, अब देखो 18 आदमी एक दिन में एक समोसा बनाएगा, तो 18 समोसे अपने बनेंगे, ठीक है। तो एक दिन में तो 18 समोसे बन गए, और अगले दूसरे दिन में 18 और बन गए। तो 36 समोसे बनाने में कितना समय लगा अपने को, केवल 2 दिन लगेंगे यहाँ पर। तो अपना कौन सा वाला आंसर राइट होगा, 2 वाला आंसर अपना राइट होगा। रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा बोला है वैसा करो बस, ठीक है। गणित का यही रूल है, जैसा बोला है वैसा करो, कोई सोचने की जरूरत नहीं। रीजनिंग में तो सोचने की जरूरत लगती है, और जीके तो पढ़ने की जरूरत लगती है। गणित में एक बार पढ़ लिया, काम खत्म। जैसा उसने बोला वैसा करो। ABC 5, 7 और 6 के अनुपात में बांटा गया है ABC को, A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। इनको कुछ रुपए को 5 अनुपात 7 अनुपात 6 में बांटा, कुछ रुपए को, जैसा बोला वैसा कर दो। यदि B को C से 4500 रुपये अधिक प्राप्त हुए, ठीक है। यदि B को C से 4500 रुपये अधिक प्राप्त हुए, तो देखो B को जो है वो C से कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब रुपए और रेशो में चलेंगे अपन, ठीक है। काय में चलेंगे, रुपए और रेशो में चलेंगे, क्योंकि रेशो भी तो दिया हुआ है। अब रेशो और रुपए में खेलना है आपको, ठीक है। काय में खेलना है, रेशो और रुपए में खेलना है, ठीक है। अब क्या बोला है, B को C से 4500 रुपये अधिक मिला। तो देखो आप B को जो है वो C से कितने रेशो अधिक मिला है, कितना रेशो अधिक मिला है पहले देख लो। जैसा बोला रुपए को हटा के अभी वहाँ पर रेशो रख लो, तो कितना रेशो अधिक मिला है, B को जो है वो C से 1 रेशो अधिक मिल रहा है। देखो इसको 6 मिला, इसको 7 मिला, तो रेशो की जगह आप कितना लिख लो, 1 लिख लो। अब रुपए में भी देख लो कितने रुपए मिला है, B को C से 4500 अधिक मिला है, तो 1 बराबर कितना हुआ, 4500 का। 1 बराबर अपना कितना हुआ, 4500 हुआ, ठीक है। तो क्या बोला है, आप सब कुछ हो गया। 1 का मान आ गया मतलब सभी का मान आ गया, कुछ भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो C को कितने रुपए मिले, तो 1 बराबर अगर 4500 के है तो 6 बराबर किसके होगा, 4500 का मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। अब 4500 का मल्टीप्लाई कैसे, 6 पंजे 30 करके भी आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 45 दूना तो कितना हुआ, 90 हुआ। 45 दूना 90 मतलब 9000 ये हो गए, ठीक है। ये 45 दूना का काम हो गया फिर, ठीक है। अब 9 दूना 18 कर लो, तो ये 45 चौक हो गया, ठीक है। और 9 तिया 27 कर लो, तो ये 45 छंग हो गया, ठीक है। तो 45 का आपने 6 में गुना हो गया, देखो कितना सिंपल सा गुणा कर लेना, इतना दूर मत जाना। अगर नहीं समझ में आ रहा, ये चीज़ समझ में आ चुकी तो अच्छी बात नहीं है, तो कोई बात नहीं, सिंपल सा गुणा कर लो। 2 जीरो 1 के 2 जीरो, ये 6 पंजे 30 की 0, हंसी लगी 3, 6 चौक 24, 25 26 और 27, ये अपना राइट आंसर है। 27,000 अपना राइट आंसर है। तो C को कितने रुपये मिलेंगे, 27,000 मिलेंगे। B का पूछे तो B को इतने रुपये मिलेंगे। इसका गुणा B से कर दोगे तो इतने रुपये मिलोगे, ऐसे कर दोगे तो इतने रुपये मिलेंगे। टोटल पैसे का पूछ ले तो टोटल पैसे दे जोड़ लो, रेशो में कितने हुए, बस इसका इसमें गुणा कर दो, वही आंसर आएगा। टोटल पैसे कितने हुए वो आंसर आएगा, ठीक है। A B से 2 साल बड़ा है, जो कि C की आयु का दुगना है। यदि A B और C तीनों की
कुल आयु 27 वर्ष है तो ए की आयु कितनी होगी? ए आ रही आवाज? ठीक है। हेलो हेलो, आ रही आवाज? ठीक। एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। पूरा हो रहा है, क्या बात है। ऑन रखना 2 मिनट। क्वेश्चन अधूरा है, इस क्वेश्चन को मैं अगली सीरीज में करा दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। एक व्यापारी 4800 रुपये के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रमिक छूटों पर खरीदता है। यदि वह 124 रुपये इसके परिवहन पर खर्च करता है और इसे 13% के लाभ पर बेचता है तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो अंकित मूल्य, देखो इसको भी करने का तरीका बहुत सिंपल है। जो डिस्काउंट वाला है इसमें भी एक डायग्राम बनेगा। वो डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा। जो भी आपको एमआरपी दी होगी तो उसमें क्या करना, आपको एमआरपी लिखना है इंटू एमआरपी इंटू डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जितना भी होगा उसको आपको आई में से करना है, 100 में से माइनस करना है, ठीक है। जो भी डिस्काउंट आपको दिया होगा, ठीक है, ऐसा चलता रहेगा, बटे 100 करना ही है। ऐसा हमें जितने डिस्काउंट दिए होंगे उतने डिस्काउंट चलना, तो 2, 3, 4, 5, ठीक है। जैसे कि इसमें 2 डिस्काउंट दिए हैं, पहले तो 15% और 5% क्रमिक छूट दी है, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो काम क्या करना है आपको, कितना दिया हुआ, अंकित मूल्य दिया हुआ है आपको 4800, ठीक है, इंटू डिस्काउंट कितना मिला है आपको 15% और 5%। पहले तो 15% का डिस्काउंट मिला है, तो 10 में से 15 गया तो कितना बचा, 100 में से 15 गया तो कितना अपना 85/100 इंटू 5% की फिर छूट मिल गई तो फिर कितना 95/100। तो यहाँ पर जो आपकी इसकी सेलिंग प्राइस आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, ये जो सेलिंग प्राइस आएगी तो 2 जीरो से 2 जीरो आप यहाँ पर काट दो, ठीक है। कैसे काटोगे, 5 से काटोगे, तो 5 से जब आप इसको काटोगे तो 19 बार में ये कटेगा और 20 बार में ये कटेगा। फिर 5 से काटोगे तो 5 चौक 20 और ये 18 बार में कटेगा, ठीक है। अब 4 से इसको काट दो, तो 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8, ठीक है। इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3876 रुपये, 3876 रुपये आएगा, ठीक है। अरे 124 रुपये इसके परिवहन पे भी खर्च कर दिए इसने, 124 रुपये इसके परिवहन पर खर्च कर दो, तो 124 को जोड़ोगे तो 6 और 4 10 की जीरो हासिल लगी, 1 7 और 1 8 और 2 10 की जीरो हासिल लगी, फिर से 1
8 और 1 9 और 1 10 की जीरो अस्सी लगी, फिर से 1 4 और 1 5। ठीक है, तो 5,000 रुपये इसका क्या हुआ, इसका विक्रय मूल्य हुआ। और इसे 13% लाभ पर बेचता है तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब 5,000 रुपये है, इसका 13% इसने लाभ भी कमा लिया। ठीक है, मतलब इसमें लाभ भी जुड़ा हुआ है, इसमें लाभ को भी आपको जोड़ना है। कितना लाभ जोड़ना है आपको, इसमें 13% लाभ को जोड़ना है। तो 13% लाभ को जब आप इसमें जोड़ोगे तो 5 का 10% निकाल लो पहले। तो 5,000 का 10% कितना, 1 जीरो कम कर लो, 500। ठीक है, 13% निकालना है आपको, तो सिंपल सी बात है, या तो आप ऐसे भी निकाल लो, 13/100 करके निकालो, सीधी सी बात। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 13×5 कितना 65, 650 रुपये। तो इसका 13% हुआ। तो 5,000 तो वो वाले, और 650 रुपये इसको लाभ भी तो कमाना है। तो कोई चीज़ अगर 5,000 की है और ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, गलती करी है अपन ने। ये 4,000 हो रहा था, 5,000 कैसे होगा, 124 से जुड़ा, ज़्यादा थोड़ी जुड़ा है 4 ही है, 4,000 ही होगा। तो 13 चौक कितना, 13 चौक 52 और 1 जीरो का 1 जीरो, 520 ये वाले। तो 4,000 तो उस मशीन का विक्रय मूल्य है, 520 रुपये उसको कमाने हैं। तो वो क्या बोलेगा, 4,000 रुपये की तो मशीन खरीद के लाया, इतनी सब छूट देने के बाद वो 4800 में तो उसको पड़ी, इतनी छूट देने के बाद 4,000 में पड़ गई उसको। ठीक है, छूट मिली उसको। अब 4,000 की मशीन 4,000 में तो बेचनी नहीं है उसको 13% का लाभ लेना है। 13% का लाभ लेना है मतलब 520 रुपये का लाभ लेना है। तो क्या बोलेगा उस सामने वाले को, उसको ऐसा ही बोलेगा कि मेरे को 4,520 रुपये में इस मशीन को बेचना है। ठीक है, नाव धारा का क्वेश्चन है, वही 4 बराबर दूरी बटा समय से करेंगे इसको भी। तो 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होती है। ठीक है, जो दिया हुआ वो लिख दो। क्या दिया है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, देखो जब नाव इधर जाएगी और धारा इधर आएगी तो इसको क्या कर लोगे आप, इसको दोनों की चाल को क्या करोगे आप, जोड़ोगे कि घटाओगे। ठीक है, इन दोनों की चाल को क्या करोगे आप, जोड़ोगे कि घटाओगे। अब ये दोनों आमने सामने अगर हो, ठीक है, विपरीत दिशा में हो, तो आप इसको क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। और अगर क्या होगा, दोनों की चाल अगर अलग दिशा में तो आप इसको क्या कर लोगे, घटा दोगे। सेम दिशा में मतलब नाव भी इधर जा रही है, धारा भी इधर जा रही है, तो आप इसको क्या कर लेना, घटा लेना। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट नाव धारा शुरू होने से पहले ही इस कॉन्सेप्ट को समझा दिया जाता है। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें, स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल जो अपने पास है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। 10 और 5 कितना अपना टोटल चाल कितनी होगी अपने पास, 15 होगी, क्योंकि ये कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में जा रही है। बोला है ना धारा के विपरीत दिशा में, इसलिए 15 लिखा मैंने। अगर समान दिशा में लिख बोलता तो मैं क्या करता, चालों को क्या करता, घटा लेता। ठीक है, बराबर। दूरी कितनी तय करनी है आपको, दूरी जो आपको तय करनी है वो है 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और आपको कितना समय लगेगा, 1 से समय लगेगा। ठीक है, 1 से का मान आप निकालोगे तो 100 को उधर भेज दो और 15 को 1 से की जगह भेज दो। तो 5 एकम 5 और 5 थी कितना, 15। अब क्या बोला है इसमें, कितने मिनट लगेंगे, तो मिनट के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से जब आप इसको काटोगे तो 3 दूना 6, मतलब आपको कितने मिनट लगेंगे, आपको यहाँ पर 20 मिनट लगने वाले हैं 5 किलोमीटर जाने के लिए। अगला क्वेश्चन, 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो उनकी आयु कितनी है। जैसा उसने बोला है वैसा आपको काम करना है। 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो दोनों में बड़े वाले व्यक्ति की आयु कितनी है।
ठीक है, दो व्यक्ति है, एक्स और वाई। कौन है, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, एक्स और वाई, ये अपने पास दो व्यक्ति आ गए। अब कौन बड़ा है कौन छोटा मेरे को नहीं पता है इसमें, ठीक है, वो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको पता चलेगा। क्या बोला है, इन दोनों की आयु का अगर मैं योग आयु का अंतर करता हूँ तो कितना आएगा, 2 वर्ष आएगा। अंतर मतलब घटाना, इन दोनों में की आयु को अगर मैं घटा देता हूँ तो मेरा अंतर कितना आएगा, 2 वर्ष आएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है। अगर इन दोनों की आयु का मैं अगर योग कर दूं, ठीक है, इन दोनों की आयु का अगर मैं योग कर दूं तो वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है अपना 144 के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, वर्ग के बराबर नहीं, वर्गमूल के बराबर आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर 144 के वर्गमूल के बराबर, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, मतलब अंडर वर्गमूल होता है किसका, 144 का कितना होता है, 12 होता है। तो ये किसके बराबर आ रहा है, 12 के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसमें सीधे सीधे 2 बोल दिया यहाँ पर, उसने थोड़ा सा घुमा के बोला, तो सर कन्फ्यूजन में मत रहना एग्जाम में। ठीक है, तो दोनों में से बड़े वाले व्यक्ति की आयु कितनी है, तो एक बार तो इन समीकरणों को क्या कर लो, घटा लो, और एक बार जोड़ लो, ऐसा कर लो, तो आपको दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इन समीकरणों को जोड़ लो तो वाई से वाई कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का, एक्स और एक से कितना हुआ, 2x बराबर 12 और 2 कितना हुआ, 14। तो एक से बराबर कितना आया अपना, 7 आया। ठीक है, एक से बराबर 7 आया तो इसे x का मान यहाँ पे रख दो या फिर यहाँ पर रख दो। x का मान 7 आप जब यहाँ पर रखोगे तो इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा। ठीक है, मतलब 7 माइनस का हो जाएगा, 12 में 7 घात कितना, 5। तो 5 तो किसका हो गया, y का मान हो गया, और x का मान कितना हो गया अपना, 7 हो गया। तो बड़ा वाला कौन है इन दोनों में से, 7। तो बड़े वाले की आयु कितनी है, 7 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, उनकी सबकी कुल आयु 118 वर्ष है, तो ए की आयु कितनी है। देखिए, ये जो क्वेश्चन का पहला जो पार्ट था अपना प्रीवियस ईयर पेपर के रीजनिंग और मैथ में, तो पहला पार्ट मैं आपको सोल्व करवा चुका हूँ डिटेल में। ठीक है, अगला पार्ट मैं आपको शॉर्ट में सोल्व करवाऊँगा। ठीक है, तो अगला पार्ट भी आने वाला है। तो इस चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब कर दें ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास जो भी मैं अगली क्लास डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं आपको 54वीं क्लास आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपन कल।